लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कब कहा जाएगा कि किसी भी केस में कार्रवाइयां प्रारंभ हो चुकी हैं, एंड व्हेन इट इज टू बी सेड दैट प्रोसीडिंग हैज कमेंस्ड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, और कल हमने देखा था सेक्शन 206 बीएनएसएस जो 186 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और जहां पर यह बताया गया कि एक ही अपराध का अगर कॉग्निजेंस 2 या 2 से अधिक कोर्ट ने ले लिया है तो कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट कौन सी होगी जो कोर्ट ऐसे एक अपराध का इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, इस बात पे बात करती है सेक्शन 206 बीएनएसएस। और इसका आंसर था कि इसको डिसाइड करने वाले तो केवल और केवल हाई कोर्ट ही होंगे, कोई दूसरी कोर्ट नहीं होंगी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जिन कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया है इन सभी के हाई कोर्ट्स अलग अलग हैं, तो कौन सी हाई कोर्ट डिसाइड करेगी? तो सेक्शन 206 और उसकी क्लॉज बी में कहा गया था कि ऐसी हाई कोर्ट जिनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पहले प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी थी, सबसे पहले जिस कोर्ट में कार्रवाइयां प्रारंभ हो चुकी थी, ऐसी कोर्ट के ऊपर अधिकारिता रखने वाली हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कब कहा जाएगा कि किसी भी केस में कार्रवाइयां प्रारंभ हो चुकी हैं, एंड व्हेन इट इज टू बी सेड दैट प्रोसीडिंग हैज कमेंस्ड। अगर ये नहीं पता चला देन फिर से क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि कोई एक राइट हाई कोर्ट हमको नहीं मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने बताई थी, उनको जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। क्या एफआईआर दर्ज होने की डेट से डिसाइड होगा, माना जाएगा कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? क्या मान लो चार्जशीट फाइल होने की डेट से डिसाइड होगा कि प्रोसीडिंग्स कोर्ट में शुरू हो गई है? या फिर कॉग्निजेंस लेने की डेट से माना जाएगा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पहले एफआईआर हुई, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पहले चार्जशीट फाइल हुई, जिस कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया ऐसे अपराध का, क्या उस कोर्ट पे अधिकारिता रखने वाली हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इस क्वेश्चन को कि किस कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चलना चाहिए? या फिर एक्यूज को, चौथी कंडीशन, या फिर एक्यूज को सम्मन्स इशू कर दिए गए हैं या वारंट इशू कर दिया गया है, क्या उस डेट से डिसाइड होगा कि कोर्ट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दूं पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सेक्शन 206 बीएनएसएस या 186 सीआरपीसी कब एप्लीकेबल होती है, कब वो पिक्चर में आएगी। तो कुछ कंडीशंस हैं जब वो पिक्चर में आएगी। नंबर 1 कंडीशन, देयर मस्ट बी सेम ऑफेंस बिफोर द बोथ कोर्ट्स। दोनों कोर्ट के सामने एक ही ऑफेंस, एक ही अपराध होना चाहिए। अलग अलग अगर अपराध हुए तो सेक्शन 206 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एक ही अपराध होगा, उसके लिए कैसे पता चलेगा? दे अराइज आउट ऑफ सेम अकरेंस और सेम ट्रांजैक्शन। वो जो अपराध घटित हुआ वो एक ही घटना होनी चाहिए, सिंगल घटना होनी चाहिए, और उनका एक ही ट्रांजैक्शन में वो अपराध हुआ हो। अगर एक घटना नहीं है तो सेम ट्रांजैक्शन में ही श्रृंखला में वो अपराध हुआ होना चाहिए। जैसे कि पिछली से पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक बच्चे की किडनैपिंग हुई, उसको कहीं ले जाया गया, अलग जगह पर ले जाकर उसको एमेस्कुलेट कर दिया गया, नपुंसक बना दिए गए। तो ये एक ही श्रृंखला थी अपराध की। तो अपराध एक ऐसा होना चाहिए और पार्टीज भी सेम होनी चाहिए, तभी जाकर कहा जाएगा कि वो सेम अपराध है, एक ही अपराध है। दो बातें होती हैं, एक तो एक ही अपराध होना और एक होता है एक ही प्रकार के अपराध होना। दोनों में अंतर है। सेम ऑफेंस एंड सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस, दोनों में अंतर है। आगे बात करेंगे इनके बारे में कभी। हाँ, कहां नहीं होगा? जहां पर दो कंप्लेंट्स हैं,
दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और डेट ऑफ अकरेंस भी उनका अलग अलग है, प्लेस ऑफ अकरेंस भी उनका अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेक्शन 206 BNSS इज नॉट एप्लीकेबल, वो फिर पिक्चर में नहीं आएगी। ऐसी बात और ऐसा जो डिसीजन दिया गया वो देखिए, जी श्री रामुलु वर्सेस वी रंगास्वामी, 1978 का केस है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है। आप इसमें देखेंगे तो यही कंडीशंस, यही टेस्ट दिया गया कि सेम ऑफेंस, एक ही अपराध आप किसको कहें। ये बात समझ जाने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा कि कब कहा जाएगा कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई हैं, कब कहा जाएगा। तो पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यू बता देता हूं। तो इसके रिगार्डिंग बोला गया, व्हेन कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया देन माना जाएगा कि प्रोसीडिंग्स इस केस की शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस ले लिया था उस कोर्ट की जो सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट होगी वो डिसाइड करेगी कि दोनों कोर्ट्स में से किस कोर्ट में इस अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल होगा। यह तो हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यू, पर दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोई व्यू ले लिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो व्यू कभी चेंज नहीं होगा। वो चेंज हो सकता है बशर्ते कि उसे चेंज कराने वाला कोई चाहिए। और चेंज कौन करा सकता है? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक्सप्लेन कर दे विद लॉजिक के साथ एक दूसरा व्यू भी अवेलेबल है जो पहले व्यू से ज्यादा बेटर है। तो मैं आज उसी डायरेक्शन में एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं जो लॉजिक देने वाला हूं उन लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मानना है कि सेक्शन 186 क्लॉज बी के लिए जो कार्यवाहियां कब से शुरू हुई, इस टर्म का मीनिंग यह माना जाना चाहिए कि जब एक्यूज को सम्मन इशू करने की इंटेंशन मैजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट ने बना ली हो, उस समय कहा जाएगा कि प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला है? पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेक्शन 186 की शुरुआत कहां से होती है और क्या क्या वर्ड्स वहां पर यूज हुए हैं। देखिए शुरुआत कहां से होती है, वेयर 2 or more courts have taken cognizance। सबसे पहली बात कि 2 या 2 से अधिक कोर्ट हैं जिन्होंने एक ही अपराध का संज्ञान ले लिया है, have taken cognizance। It means cognizance से पहले पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सभी के सभी रूल आउट हो गई। पहली बात तय हो गई कि ये सेक्शन 186 सीआरपीसी या 206 बीएनएसएस शुरू ही तब होगी जब एक ही ऑफेंस के 2 जगह कॉग्निजेंस हो चुके हों, एटलीस्ट 2 जगह कॉग्निजेंस हो चुके हों। तो मैंने जो कहा था, क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन की डेट से प्रोसीडिंग्स को माना जाएगा, वो क्वेश्चन सेक्शन 206 बीएनएसएस के लिए क्लोज कर दो, क्योंकि एफआईआर होने से यह बिल्कुल तय नहीं हो जाता कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो डेट ऑफ एफआईआर से कोई लेना देना इस सेक्शन 206 का नहीं है। सिमिलरली फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, जिस डेट पर चार्जशीट फाइल की गई तब भी यह सेक्शन पिक्चर में नहीं आएगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल होना ये कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया होगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद एक स्टेज आती है जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, तो ये सेक्शन पिक्चर में ही जब आएगी जब कॉग्निजेंस हो जाएगा
तो दूसरा क्वेश्चन की फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वाली डेट को भी आप क्लोज कर दीजिए, ये मैटर भी यहां पिक्चर में नहीं आएगा। तो इस कॉग्निजेंस से तो ये बात निकल कर आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सेक्शन 206 को एप्लीकेबल बनाने के लिए कि क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन अराइजेज as to which of them ought to inquire into or try that offense। ये क्वेश्चन खड़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करेंगी। अगर क्वेश्चन ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर सेक्शन 206 पिक्चर में नहीं आएगी और कोई भी हाई कोर्ट पिक्चर में नहीं आएंगे। सपोज कि एक ऐसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है जहां पर ऑफेंस हुआ ही नहीं, उनकी पावर ही नहीं थी कॉग्निजेंस लेने की, और एक दूसरी कोर्ट है जिनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ था, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। तो यहां कोई डाउट नहीं है कि किस कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट है कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, और एक तरफ जिन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कुछ नहीं हुआ उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो यहां कोई डाउट नहीं है और क्लियर है कि पहली कोर्ट जहां ऑफेंस हुआ उस कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल इस ऑफेंस का चलेगा। तो क्वेश्चन में कब आएगी 206? जब एक क्वेश्चन हो कि दो कोर्ट्स हैं जो दोनों की दोनों कंपिटेंट थी कॉग्निजेंस लेने के लिए, दोनों ने कॉग्निजेंस ले लिया, एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया, तब 206 पिक्चर में आएगी। अब क्वेश्चन उठाए, चाहे कंप्लेनेंट उठाए क्वेश्चन, चाहे प्रोसिक्यूशन उठाए, चाहे एक्यूज उठाए, बट क्वेश्चन उठना चाहिए कि कौन सी कोर्ट में ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल होना चाहिए। और एक बात दिखाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 206 की क्लॉज ए को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ए वाले पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है बी पे। देखिए क्लॉज बी से भी हमें थोड़ी हिंट मिलेगी कि मैंने जो बोला कि प्रोसीडिंग्स कब शुरू मानी जाएंगी सेक्शन 206 बीएनएसएस के लिए, वो तब मानी जाएंगी जब कॉग्निजेंस लेने के बाद, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया चाहे कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया, बट कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने डिसाइड कर लिया है कि एक्यूज को सम्मन करना है, प्रोसेस इशू करना है। सम्मन केस है तो सम्मन इशू करना है, और वारंट केस है तो सम्मन इशू करें या वारंट इशू करें, जैसा कोर्ट समझे। जब ये डिसीजन उन्होंने ले लिया तब कहेंगे कि प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई हैं। तो जिस कोर्ट में भी ये डिसीजन पहले लिया उस कोर्ट के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगी, ना कि कॉग्निजेंस किसने पहले लिया है उस मैटर पर उस कोर्ट पर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट डिसाइड करेगी। आप ये कह सकते हो क्या फर्क पड़ता है जी, कॉग्निजेंस लेते ही तो डिसीजन लिया जाता है एक्यूज को सम्मन करने का? नहीं भैया, डिफरेंस है, मैं अभी समझाऊंगा दोनों में। देखिए क्लॉज बी कहती है इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings first commenced। the proceedings इस वर्ड को हटा के कह सकता था the cognizance was taken। एक सिंपल वर्ड लिखे जा सकते थे यहां पर the cognizance was taken, क्योंकि ऊपर cognizance से शुरुआत हो रही है सेक्शन की, where two or more courts have taken cognizance। तो सीधे सीधे कहा, लेजिस्लेचर सीधे सीधे कह सकता था कि जिस कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस ले लिया है वो कोर्ट पर अधिकारिता रखने वाली हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी, बट ऐसा नहीं लिखा लेजिस्लेचर में। ऊपर कॉग्निजेंस लिखा और नीचे लिखा था प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड, पहले जहां प्रारंभ हुई कार्रवाई। तो मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? देखिए लेजिस्लेचर ने, लॉ मेकर्स ने हर शब्द को बड़ा चुनकर और बड़ी ही मेहनत के साथ उसका मीनिंग किसी दूसरी सेक्शन के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे लॉज के साथ क्या हो सकता है, ये सब सोचने के बाद लेजिस्लेचर ने सेलेक्टेड वर्ड्स को सेलेक्टेड जगह पर यूज किया है। और इन वर्ड्स का कनेक्शन हम जब तक दूसरे चैप्टर, दूसरे वर्ड्स
दूसरी सेक्शंस के साथ में नहीं देख लेंगे तब तक एक्चुअल मीनिंग निकल कर नहीं आएगा। तो मैं लेकर चलना चाहता हूं आपको चैप्टर नंबर 15 बीएनएसएस, जहां पर कॉग्निजेंस लेने की बात होती है। देखिए, आप जब इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, तो सेक्शन के हेडिंग का भी मीनिंग होता है और जो एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट का भी एक अलग मीनिंग होता है। जिस तरीके से पूरे के पूरे एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है वो शुरू में लिख दिया जाता है, इसी तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर का क्या ऑब्जेक्ट है वो चैप्टर के हेडिंग में लिखा होता है और पूरी की पूरी सेक्शन का क्या ऑब्जेक्ट है वो उस सेक्शन के हेडिंग में लिखा होता है। इसलिए मैं पहले आपको चैप्टर 15 पर लेके चलता हूं और चैप्टर 15 का आप एक बार हेडिंग देखिए, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर हिंदी में बात करें तो यह कहता है कि कार्यवाहियां शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक शर्त हैं जो इस चैप्टर में बताई जाएंगी। और साथ में आप देखिए चैप्टर नंबर 16 और उसका हेडिंग देखिए, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों का प्रारंभ होना। ये चैप्टर नंबर 17 का हेडिंग है और वो जो पीछे मैंने अभी दिखाया वो चैप्टर नंबर 15 का हेडिंग है। चैप्टर नंबर 15 में कॉग्निजेंस लेने की बात होती है 210 बीएनएसएस, जो 190 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दीजिए और फिर यहां पर कॉग्निजेंस लेने की बात हो रही है कि मैजिस्ट्रेट साहब इस सोर्सेज से कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और सेक्शन 206 की क्लॉज बी को ध्यान रखिए कि जहां पर डायरेक्ट वर्ड ये ना लिखकर लेजिस्लेचर ने कि जिस कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया है उस कोर्ट पर अधिकारिता रखने वाली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि द प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड, जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग पहले शुरू हुई है। तो ये देखिए हेडिंग ये मैच करता है यहां पर, द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। इस चैप्टर की पहली सेक्शन है 227 जो 204 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है दोस्तों। 227 बीएनएसएस का हेडिंग है इशू ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का इशू करना कब, देखिए लैंग्वेज पढ़ लीजिए, मैं केवल और केवल सब सेक्शन 1 पढ़ के दिखा रहा हूं, यही से क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस of an offense there is sufficient ground for proceeding, there are sufficient ground for proceeding and the case appears to be summon case or warrant case whichever may be। थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पर किस बात की बात हो रही है कि मैजिस्ट्रेट साहब, कौन से मैजिस्ट्रेट साहब, जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, टेकिंग कॉग्निजेंस, उनकी ओपिनियन ऐसी है, ओपिनियन ऐसी है, ध्यान देना, ओपिनियन ऐसी है, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स। दो बातें हो सकती हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब की ओपिनियन ऐसी हो, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब सेक्शन 227 बीएनएसएस जो 204 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उस सेक्शन में लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब की ओपिनियन ऐसी है, वो ऐसा समझते हैं कि पर्याप्त आधार है टू प्रोसीड फर्दर। टू प्रोसीड फर्दर मींस अगर सम्मन केस है तो सम्मन इशू करने के लिए एक्यूज के अगेंस्ट, और अगर वारंट केस है तो सम्मन या वारंट दोनों में से जैसा वो उचित समझे वो इशू करने के लिए अगेंस्ट एक्यूज। अगर मान लो उनकी ओपिनियन ऐसी है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, कंप्लेंट केस में देखिए कॉग्निजेंस लेने के बाद कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट के विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है एंड देन डिसाइड किया जाता है कि चेक करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए एक्यूज को सम्मन करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है क्या। अगर पाते हैं कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है देन ही प्रोसीड करेंगे, और पाते हैं कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो
तो 203 सीआरपीसी या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 226 में कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे, प्रोसीड ही नहीं करेंगे, एक्यूज को सम्मन ही नहीं करेंगे। तो चैप्टर के हेडिंग को ध्यान रखें, इन बातों को ध्यान रखें। सेक्शन 206 की क्लॉज बी में लिखे गए द प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड को ध्यान रखें। उसी क्लॉज में ऊपर लिखे गए कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन को याद रखें। तो इन सब को ध्यान में रखने से मीन ये निकलता है कि इस सेक्शन के लिए 206 बीएनएसएस के लिए तो प्रोसीडिंग्स कमेंस फर्स्ट एट द टाइम when the magistrate has decided to issue summons against accused after taking cognizance, not at the time of taking cognizance. Mere taking cognizance is not sufficient to commence the proceedings. Cognizance हुआ होना चाहिए, वो तो सेक्शन की ही शुरुआत में लिख दिया, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और कॉग्निजेंस लेने के बावजूद भी ऐसे पर्याप्त आधार होने चाहिए कि जो एक्यूज को सम्मन किया जा सके। यहां थोड़ा सा डिफरेंस किस बात में आएगा? प्रोसीडिंग्स कोर्ट दो तरीके से शुरू करता है, एक पुलिस रिपोर्ट पर और एक कंप्लेंट पर। देखिए, पुलिस रिपोर्ट में तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होता है और उसके अगेंस्ट एविडेंसेस होती हैं एक्यूज के अगेंस्ट, देन कोर्ट के सामने उनको रख दिया जाता है। कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट अपने मटेरियल को कलेक्ट करके लाता है, कंप्लेंट की फॉर्म में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष रख देता है। अब यहां तक दोनों में सेम फुटेज पे हैं मजिस्ट्रेट साहब। पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई या कंप्लेंट फाइल हो गई, दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या कोई ऑफेंस बनता है। अगर बनता है तो पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस लेंगे और इधर भी बनता है तो कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन दोनों मैटर्स में कॉग्निजेंस लेने के बाद जो अगली प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। पुलिस रिपोर्ट पर अगर कॉग्निजेंस लिया तो नेक्स्ट स्टेप सीधे सीधे 227 सीआरपीसी। इट मींस अगर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया है तो उसी दिन प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई। लेकिन कंप्लेंट केस के मामले में कॉग्निजेंस लेने के बाद कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे पहले मजिस्ट्रेट साहब। सेक्शन 200 और 223 बीएनएसएस, ये बीएनएसएस है और ये सीआरपीसी। कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे, कंप्लेनेंट के विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि क्या इतने सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि एक्यूज को सम्मन किया जाए। यस, अगर उन्होंने पाया कि हां सम्मन करने लायक सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, देन अब कहा जाएगा कि कंप्लेंट केस में प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई। अब सेक्शन 206 के लिए एक और बात आप देखिए कि मान लो एक कोर्ट में तो पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई थी, उसी ऑफेंस के लिए दूसरी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई थी। दोनों का ज्यूरिसडिक्शन था, एक ने इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लिया, एक ने इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लिया। दोनों कंपिटेंट थे कॉग्निजेंस लेने के लिए, दोनों ने कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन इस मैटर में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि प्रोसीडिंग्स उसी दिन ही कमेंस हो गई, क्योंकि एक्यूज को सम्मन करने की पावर अब इनके पास है, मजिस्ट्रेट साहब के पास। बट कंप्लेंट केस में अभी कॉग्निजेंस होने के बाद कंप्लेंट और विटनेस, उसके विटनेसेस को एग्जामिन किया जाना है। जब वो एग्जामिन हो जाएंगे देन उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि एक्यूज को सम्मन करना है या नहीं करना है। अगर डिसाइड किया हां करना है, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, देन प्रोसीडिंग्स कमेंस होंगी। जितनी बातें मैंने ऊपर बताई उनको ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि मैं गलत हूं बट मैं लॉजिक दे रहा हूं जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब इन दोनों मैटर्स में, ये कोर्ट नंबर 1, ये कोर्ट नंबर 2, ये मान लो फरीदाबाद, ये मान लो दिल्ली। फरीदाबाद में पुलिस केस था, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस रिपोर्ट आ गई, कॉग्निजेंस ले लिया मजिस्ट्रेट साहब ने। और मान लो ये कॉग्निजेंस ले लिया 23 जून 25 को,
और यहां पर भी कॉग्निजेंस सेम डेट में लिया गया था, 23 जून 25 को। तो ऐसे मैटर में, ऐसी सिचुएशन में कौन से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हुई है? तो ये पुलिस रिपोर्ट पर आया है, यहां पे प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहां कॉग्निजेंस लेते ही एक्यूज को सम्मन किया जाएगा, लेकिन यहां कॉग्निजेंस लेते ही एक्यूज को सम्मन नहीं किया जाएगा। अभी 200 सीआरपीसी या 223 बीएनएसएस में प्रोसीडिंग्स होंगी, देन उसके बाद डिसाइड होगा मैजिस्ट्रेट एक्यूज को सम्मन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब इस फरीदाबाद की कोर्ट पर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसाइड करेंगी कि कौन सी कोर्ट में ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को कुछ लॉजिक देकर समझाने की कोशिश की है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ऐसा बोला है कि प्रोसीडिंग्स तब से शुरू मानी जाती हैं जब कॉग्निजेंस कोर्ट्स ले लेती है। तो कितने वर्ड्स यूज हुए हैं यहां पर? यहां वर्ड्स यूज हुए इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, कंडीशंस टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन सो एंड सो। इन सब बातों में देखिए एक अलग वर्ड यूज हो रहा है हर बात के लिए। इसका मतलब लेजिस्लेचर ने हर वर्ड का एक अलग मीनिंग माना है। तो सेक्शन 206 उसकी क्लॉज बी, जिसकी शुरुआत कॉग्निजेंस से होती है, लेकिन नीचे कॉग्निजेंस ना लिखकर उन्होंने लिखा कि प्रोसीडिंग्स वाज कमेंस्ड। इसका मतलब कॉग्निजेंस टेकन और प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड दोनों अलग अलग मीनिंग है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि मैंने लॉजिक के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। कभी मौका लगे आपको इस तरीके का इंटरप्रिटेशन करने की तो आप करिए, जरूर करिए, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करिए। अगर मेरी इंटरप्रिटेशन में कहीं कमी लगी है आपको, कहीं मैंने गलत बोला है, तो भी आप बताने की कोशिश करिए, कमेंट करके बताइए, तो मैं अपने आप को और इंप्रूव करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।